हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ही इजी वर्ड्स में और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सकें। तो देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, 2 पॉइंट्स पे, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि कोई एक और आपको ऐसा पॉइंट दिया गया है डायपोल के ही आसपास जो ना तो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट है ना एक्सियल पॉइंट है, ना एक्सियल लाइन पर है ना इक्वेटोरियल लाइन पर है, फिर आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आज हमारा वही डेरिवेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 डेरिवेशन तो कर लिए, अब एक ही टॉपिक के लिए फिर से तीसरा डेरिवेशन। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोनों आपने प्रॉपरली समझ लिए तो ये बहुत इजी है। या ये कहें वो बड़े भाई थे, ये छोटा भाई है। जब बड़े भाई को हैंडल कर लिया तो छोटा भाई तो है क्या, बहुत इजी है। बस आपको वो दोनों ध्यान रखने हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। पूरे स्पेस में कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डायपोल के कारण। तो देखिए लास्टली हमने क्या पढ़ा था, 2 हमने क्या लिए थे, चार्ज, यानी एक डायपोल हो गया। मान लीजिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों की डिस्टेंस वही हमने 2a ली, मिड पॉइंट लिया। अब जो हमने एक्सियल वाला पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, जो डायपोल की एक्सिस थी उसी पे कोई पॉइंट लेते थे, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हो। उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसकी डायरेक्शन ऐसे होती थी, अगर पॉइंट यहाँ है, इधर है तो इधर होती थी, और उसकी जो डिस्टेंस लेते थे वो हम r लेते थे। तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, देखिए 2kp अपॉन आर क्यूब। ध्यान है आपको। नेक्स्ट जो हमने करा था उसमें क्या करा था, जो हमारा पॉइंट था वो मिड पॉइंट से हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया था। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल इसके अपोजिट थी, ठीक है, और इसके अपोजिट थी बिल्कुल। और दूसरी चीज जो वैल्यू थी दैट इज E इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब। ये यहां तक हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि ना तो ये पॉइंट है ना ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए इस पॉइंट की हम क्या देखेंगे, मिड पॉइंट से एंगल कितना है और डिस्टेंस तो वही हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कंडीशन दी गई है, थीटा एंगल बना रखा है उस पॉइंट ने डायपोल के साथ, और मिड पॉइंट से उसकी r डिस्टेंस है। इस कंडीशन में इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही है हमारा अब नेक्स्ट डेरिवेशन। ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट इवन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी अगर ये वाला डेरिवेशन आपका क्लियर हो गया तो एक्सियल लाइन पे भी हो जाएगा, इक्वेटोरियल वाला भी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई आपका फॉर्मूला आता है, जैसे जो भी इसमें आप फॉर्मूला निकालेंगे डिराइव करके, वो सिर्फ एक कंडीशन में अप्लाई होगा, जब ये जो थीटा है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ हो। पॉजिटिव चार्ज के साथ क्यों हो, क्योंकि हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें वो थीटा लेना है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे तो अपने आप वो किसके साथ एंगल बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से, ना कि इस साइड से। अगर इसमें आपको ये दे दिया जाता कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहां पर है, तो एंगल ऐसे हो गया, ये इधर आपको थीटा दे दिया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें सेम वही चीज रहेगी, तो नहीं, एंगल आपको निकालना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला, क्योंकि एंगल आपको यही लेना है। फॉर्मूला यूज हो जाएगा बट एंगल का ध्यान रखना। एंगल किसके साथ लेना है, पॉजिटिव चार्ज वाली डायरेक्शन से। तो एंगल अगर ये थीटा है तो आप उसी फॉर्मूले को यूज करो, लेकिन एंगल कितना लोगे, 180 माइनस थीटा। इस चीज का ध्यान रखना बस। क्लियर है यहां तक आपको। अब आते हैं हम डेरिवेशन पे।
तो सबसे पहले डेरिवेशन की थ्योरी स्टार्टिंग में 2-3 लाइन जो आप अपने आप लिख सकते हो। तो हम डायग्राम बनाते चलते हैं और साथ साथ थ्योरी भी देखते चलते हैं क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए डायपोल विच कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस प्लस q and minus q which are separated by distance 2a and there is a midpoint o, and let us assume a point P which is our observation point from it has distance from O is r and the angle with B point, हम इसे नाम दे देते हैं from B point is थीटा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इतना ही आपको थ्योरी में लिखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इस कंडीशन में हम इस पॉइंट पे इतना इजीली आप सोच रहे हो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। क्या कंपोनेंट्स होंगे, एक तो यही होगा हमारा क्योंकि एंगल इसके साथ बना रहा है, और एक इसका परपेंडिकुलर। तो एक तो हम डायपोल मोमेंट ले लेंगे इसी डायरेक्शन में, यानी डायपोल मोमेंट का क्या, एक कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारा P cos थीटा। इस वाले को हमने P cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि एंगल ये बना रहा है थीटा इधर। मैं इस पॉइंट को P नाम ना देके और C बता देती हूँ क्योंकि P हमारा डायपोल मोमेंट भी है। तो इस पॉइंट के लिए जो P cos थीटा है वो इधर इसलिए है क्योंकि ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, और इसकी एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ये इधर है, तो इसका एग्जैक्ट 90 डिग्री ये होगा। इधर क्या हो जाएगा, इसका कौन सा दूसरा डायपोल मोमेंट या दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा। क्लियर। जो हमारा डायपोल मोमेंट था उसे हमने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, P cos थीटा एंड P sin थीटा। अब इस P को आप भूल जाओ। अब हमें क्या करना है, P cos थीटा को एक डायपोल मान लेना है और P sin थीटा को दूसरा डायपोल मान लेना है। इसे आप स्ट्रेट एज्यूम कर लीजिएगा, स्ट्रेट एक्चुअली बन नहीं पा रही स्ट्रेट एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम इसे 2 डायपोल एज्यूम कर लेंगे, P cos थीटा P sin थीटा। अब आप देखिए जो P cos थीटा की बात करें तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इस डायपोल मोमेंट के लिए। ये तो एक्सियल कंडीशन हो गई, उसी लाइन पे है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इसके लिए हम एक्सियल पॉइंट का जो हमारा डेरिवेशन का कंक्लूजन आया था, रिजल्ट आया था, वो अप्लाई कर देंगे। और ये वाला जो है इसके लिए अगर हम देखें इस डायपोल मोमेंट वाली एक्सिस के लिए, तो ये इसके लिए क्या हो गया, इक्वेटोरियल, यानी इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया सी। इसके लिए आप इक्वेटोरियल वाले डेरिवेशन का कंक्लूजन यूज कर लेंगे। क्लियर करते हैं, देखिए तो पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर P cos थीटा, P cos थीटा के लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए अब इसके लिए हम वही एक्सियल वाली कंडीशन लगेगी। क्या था हमारे पास, KP अपॉन 2KP अपॉन R क्यूब। बस यहाँ पे P की जगह हमें क्या लेना है, P cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 E1। सेम ऐसे ही किसके लिए, फॉर P sin थीटा। P sin थीटा के लिए E2 क्या हो जाएगा, देखिए KP अपॉन क्या होता था, R क्यूब। यहाँ पे क्या होगा P की जगह, P sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए एक्सियल लाइन के लिए डायरेक्शन क्या होती थी, सीधा सीधा, तो E1 की डायरेक्शन ये हो गई। अब बात करें हम किसकी, इक्वेटोरियल वाले पॉइंट की, उसकी क्या होती थी, आपको याद हो तो अगर ऐसे डायपोल है और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इधर होती थी, याद हो तो लास्ट डेरिवेशन में हमने करा था, तो इधर हो गई ये E2। अब दोनों की डायरेक्शन सेम होती, अपोजिट होती, तो हम ऐड करके सॉल्व कर लेते, रिजल्टेंट निकाल लेते। बट यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकाले, दोनों एंगल बना रहे हैं, तो क्या करें, फिर से इनका क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे लेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1
E2 cos थीटा। याद आ गया होगा देखते ही, 11th में पढ़ के आए हैं पैरेललोग्राम थ्योरम, वहीं से हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि E1 और E2 दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम आगे ऐसे बढ़ा करके क्या बना दे, पैरेललोग्राम बना दे, तो बनता है पैरेललोग्राम लॉ, लग जाएगा बड़ा इजीली। और ये एंगल कितना होगा एक दूसरे के, 90 डिग्री है, 90 डिग्री एक दूसरे के, ये एक्सियल लाइन, ये इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम थ्योरम। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी आपकी जीरो। जीरो क्यों हो जाएगी, cos 90 एंगल जो होता है वो इन दोनों के बीच का होता है वेक्टर वैल्यूज के, तो cos 90 कितना होता है, जीरो। तो ये पूरी की पूरी टर्म ही आपकी जीरो हो गई, सिर्फ ये बच गया। वैल्यूज रख दीजिए अब इसमें आप। तो देखिए वैल्यूज E1 और E2 की आपके पास है 2kp अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस kp अपॉन एक्स क्यूब साइन थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए अंडर रूट में 2kp अपॉन एक्स क्यूब, इसमें भी है इसमें भी है, और इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा देखिए 2 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां बचा साइन थीटा ओनली, तो उसका होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक? अब क्या करना है हमें, देखिए इसका होल स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, ये चीज मैं एक ही यहां पे नोट कर देती हूँ। देखिए अब देखिए क्या होगा, ये आ गया आपका होल अंडर रूट से बाहर kp अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि अंदर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंगल टाइम आ जाएगी वैल्यू। अंडर रूट अंदर क्या बचता है, देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या करा, 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका बाहर एज इट इज है। क्या होगा देखिए, ये दोनों आपके मिलकर के क्या बना लेंगे, 1 हो जाएगा 1। तो हमारे पास लास्टली जो एक्सप्रेशन बचता है वो क्या आएगा, देखिए मैं थोड़ा सा ये ऊपर का डायग्राम रफ कर देती हूँ, हेडिंग रफ कर देती हूँ एक्चुअली। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, kp अपॉन एक्स क्यूब तो आपका एज इट इज है, अंडर रूट में बचेगा सिर्फ 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। ये होगा क्लियर, क्लियर है? यहां तक आप नोट कर लीजिए, ये डायग्राम और ये आपका डेरिवेशन। अब आते हैं हम आगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वैल्यू तो आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ये होगी डायरेक्शन। क्यों होगी ये डायरेक्शन, पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहती थी आपकी, कि जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करता है उनके रिजल्टेंट को, तो इसका डायगोनल जो बनाएंगे वो यही होगा, ये आपके क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बट अगर आप एंगल वाइज निकालना चाहो, अगर ये एंगल आपने अल्फा मान लिया, तो एंगल वाइज आप डायरेक्शन निकालनी चाहो तो वो कितनी होगी, तो नेक्स्ट हम वही निकालेंगे। देखिए अब आपको निकालना है अल्फा, तो हम यहाँ पे लेंगे tan अल्फा। ये भी आप पढ़ के आए हो कि जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी होती है एंगल वाइज तो आप हमेशा tan लेते हो। tan कितना होता है, देखिए बताइए, हाइट अपॉन बेस होता है। हाइट कितनी है, अब इसमें आप देखिए हाइट है आपकी ये, तो ये हो गई E2 और बेस है ये E1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, E2 अपॉन E1। E2 और E1 दोनों की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो वैल्यू रख दीजिए आप, कितनी थी देखिए, E2 की वैल्यू kp साइन थीटा और E1 की थी 2 kp cos थीटा। अपोन का एक्स जो क्यूब होता है वो मैंने कैंसिल कर दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो, इसके अपोन में एक्स क्यूब, इसके अपोन में एक्स क्यूब, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही ये kp से kp भी कैंसिल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ गया हाफ tan थीटा। क्लियर?
ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जब हमने किसी भी पॉइंट के लिए डेरिवेशन कर लिया तो इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल भी आना चाहिए, वो भी तो किसी ना किसी पॉइंट में काउंट होता है, बिल्कुल आना चाहिए। तो अब वही हम देखेंगे कि इस डेरिवेशन से कैसे आप एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए डेरिवेशन कर सकते हो। देखिए E इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपका, ये एज इट इज, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से देख लेंगे हम। एक्सियल के लिए क्या होता है, कंडीशन नंबर 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझना डायग्राम से, ये थीटा है एक्सियल लाइन के साथ, जहां डायपोल रखा है उसके साथ थीटा डिग्री पर है। थीटा को बिल्कुल इस पे ले आओ, यानी ये जो सी पॉइंट था ये यहाँ आ गया आपका, बिल्कुल उसी के एक्सिस में, यानी एक्सियल वाली कंडीशन हो गई। तो थीटा अगर हम इसमें 0 डिग्री रख दें तो हमारा जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो एक्सियल वाला आना चाहिए। करके देखते हैं, थीटा 0 डिग्री हो गया तो देखिए कॉस 0 कितना होता है 1, रख दीजिए फॉर्मूले में। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए KP अपॉन एक्स क्यूब, अंडर रूट में ये वैल्यू 1, 3 प्लस 1 अंडर रूट में 4, कितना हो गया देखिए अंडर रूट 4 का 2 KP अपॉन एक्स क्यूब, वही तो है जो एक्सियल के लिए पढ़ा था हमने। सेकंड बात करते हैं इक्वेटोरियल के लिए। इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये जो थीटा है ये बिल्कुल इसके साथ 90 पे आ जाए, यानी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाए, ये सी पॉइंट यहाँ आ जाए, बिल्कुल ऐसे होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो थीटा 90 करना है, वैल्यू रख के देख लेते हैं। E इज इक्वल टू कॉस 90 हो जाता है आपका 0, वैल्यू 0 कर दीजिए। तो आपका देखिए KP अपॉन एक्स क्यूब तो एज इट इज है, अंडर रूट में ये वैल्यू पूरी 0, सिर्फ बचा 1, तो अंडर रूट 1 कितना होता है 1, तो KP अपॉन एक्स क्यूब इक्वेटोरियल के लिए था ही, हो गया प्रूफ। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल अगर आपको पता है तो ये बहुत इजीली कर लेना है, बस डायग्राम में थोड़ा सा ये चीज आपको समझने की जरूरत है कैसे किया हमने। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है देखिए, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, पोज कर। तो देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रखा है, उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा। तो पहले तो व्हाट इज टॉर्क, तो आपको अगर ध्यान हो 11th क्लास में हम पढ़कर आए हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए हम एक लीनियर लाइन में मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है हमारी, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, जितनी उसने डिस्टेंस कवर करी है, यूज करते हैं वेलोसिटी, यूज करते हैं एक्सेलरेशन, और यूज करते हैं फोर्स, जो उस पे फोर्स लग रहा है उस कंडीशन में जिसके कारण वो मूव हो रही है, ये टर्म्स यूज करते हैं। क्लियर है ये तो आपको? अब अगर ये मोशन कैसी हो रही हो, सर्कुलर मोशन का हो या एंगुलर मोशन, सर्कुलर क्योंकि सर्किल की फॉर्म में हो रही है, और एंगुलर क्योंकि ये कुछ एंगल बना के मूव करती है, तो आप दोनों बोल सकते हो, सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन। उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उस कंडीशन में वेलोसिटी को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन को बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स को बोला जाता है एंगुलर फोर्स नहीं बोला जाता। क्वेश्चन आप दिमाग में आपके सेम आया होगा कि एंगुलर फोर्स नहीं, उसे बोला जाता है टॉर्क। ध्यान रखिएगा।
वो होता है टॉर्क। यानी कि अगर सर्कुलर मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है तो उसे हम टॉर्क कहते हैं, फोर्स नहीं कहते। सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि हमने क्या करा, एक डायपोल रखा है, कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां पे किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो तो वो सेम आती हो। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए ऐसे, स्ट्रेट एकदम पैरेलल लाइंस, ये लाइंस रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इसमें हमने कोई भी डायपोल रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा वही हमें निकालना है, टॉर्क जिसे हम बोलेंगे। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये मान लीजिए हमारा कोई डायपोल है। मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ डायग्राम। मान लीजिए ये हमारा डायपोल है, तो ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, हो गया डायपोल। मिड पॉइंट हो गया मान लीजिए इनका ए और ओ, और जो डिस्टेंस हो गई वो टोटल हो गई यहाँ से यहाँ की 2a। ये तो डायपोल का सबका होता है, वही हमने बनाया। अब देखिए इस डायपोल पे जो फोर्स लगेगा वो इसे कैसे घुमाएगा, कैसे इस पे टॉर्क लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसकी जो फोर्स लगेगा उस पर कितना लगेगा, QE, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में होगा। लेकिन जब हम माइनस क्यू की बात करें तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर अब आप देखें तो दोनों फोर्स तो अपोजिट है, इससे ये तो कंफर्म हो गया दैट F net इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है सिर्फ। लाइन ऑफ एक्शन कब होता, जब एक इधर और एक इधर, तब ये अपोजिट होता। लेकिन ये ऐसे नहीं लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, लाइन दोनों की अलग अलग है। तो इस कंडीशन में जो आपका फोर्स होगा यानी टॉर्क होगा वो 0 नहीं होगा, अदरवाइज टॉर्क भी 0 हो सकता था। तो अब देखिए ये मूव कैसे करेंगे, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो अब देखा जाए तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो ये हो गई देखिए आप क्लॉकवाइज, ये भी आपकी क्या है, क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको डायग्राम से। थ्योरी आप खुद लिख लेंगे, सेम जो जो हम करते गए डायग्राम में वही आपको बताते जाना है। अब आते हैं हम सीधे सीधे डेरिवेशन पे। तो पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है देखिए टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, ये भी आप टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं नाम लिख देती हूँ इसका, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच की। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ये बिल्कुल हमारे ना तो एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, जो हमारा डायपोल है। तो इसके भी हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे इस ए डिस्टेंस के लिए। तो देखिए इसके हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पहले तो हमें। तो ये हमने मान ली इस वाले फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ये मिड पॉइंट से। तो ये कितनी होगी देखिए, हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। इस ए डिस्टेंस का इधर होगा ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ ये जो डायपोल है इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल होता है उधर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है दैट इज साइन थीटा। क्लियर आपको यहाँ तक। अब हमें यही वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारी कितनी है, ए साइन थीटा। ये वैल्यू लेनी है, और फोर्स कितना है, QE रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अभी एक का मिला है सिर्फ, तो दोनों का अलग अलग होगा, तो हम τ1 प्लस τ2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से τ1 तो आपको दिख गया, हो गया कितना हो गया देखिए, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए साइन थीटा 1
2 की बात करें तो इस वाले फोर्स की बात हो रही है, इस वाले फोर्स के लिए भी सेम वही चीज होगी। क्या? इस ए के कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे, ये होगा ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी। तो अब देखा जाए तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी ए कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी? ए साइन थीटा। यानी इसका कंपोनेंट जो होगा ए कॉस थीटा इधर ही, क्योंकि एंगल इसके साथ बन रहा है, और उसका परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। तो अब इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। दोनों वैल्यू आ गई है हमारे पास, टॉ 1 और टॉ 2। फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो गया? देखिए सेम वैल्यू है दोनों, लिख देते हैं टॉ इज इक्वल टू 2 क्यू ई ए साइन थीटा। अब आप देखो क्या बन रहा है? डायपोल मोमेंट क्या होता था? Q इंटू 2a, लिख सकते हैं Q इंटू 2a, और इधर बचता है E साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू कितना आ गया? देखिए हमारे पास P E साइन थीटा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इवन ये भी वेक्टर ही होती है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं टॉ P क्रॉस E। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा, 11th में पढ़ के यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसको रिमूव करके साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा को रिमूव करके क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इसे ये मत करना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी का एक छोटा तरीका, ये जो है ये छोटा सा हो जाएगा, बट ये ज्यादा परफेक्ट है। अगर एग्जाम में आए तो मैं तो ये कहूंगी आप इसे प्रीफर करना। मेथड समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है ये, बट अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो दूसरा है। देखिए क्या होगा उसमें, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देन हम दूसरा मेथड जो है इसका वो करते हैं। हो गया? देखिए डायग्राम में चेंज करना है आपको थोड़ा सा, कंपोनेंट्स रिजॉल्व नहीं करने आपको, डायरेक्ट ही हमें दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लेनी है। यहां तक तो क्लियर है? 2a डिस्टेंस है टोटल, दोनों पे चार्ज क्यू ई लग रहा है, ये तो क्लियर है यहां तक आपका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेनी है, दैट इज एल। एज्यूम कर लिया हमने। क्लियर? अब देखिए एल की वैल्यू निकालनी है आपको। ये आपका 2a, ये आपका एल, और एंगल ये आपका थीटा। जो ये थीटा ये किसके साथ है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जो एंगल है वो थीटा है, तो थीटा के लिए आप क्या करोगे? क्या निकालोगे? साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइट कितनी है यहाँ पे? एल, और हाइपोटेनियस है 2a। यहां से एल निकाल लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है, ये सारा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। देखना एल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू फोर्स क्यू ई, दोनों के लिए ही सेम है, इनटू सीधे सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की एल थी, एल की वैल्यू रख देते हैं 2a साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू फिर से q इंटू 2a बन रहा है, देखिए आप, e साइन थीटा। बाकी आगे का काम सेम आपको दिख रहा होगा, ये वही आपका p हो गया, ये e हो गया, ये साइन थीटा हो गया, सेम वही p क्रॉस e हो गया। क्लियर? ये दूसरा मेथड है आपका करने का, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।